हेलो साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं संजू गुप्ता आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हमने देख के आप समझ ही गए होंगे हमारी जो बीएलएड डीएलएड की या बीटीसी की जो भी एग्जाम थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा उसमें जो मैथ का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। इसके पहले हम एक पार्ट इसका मैथ्स पेडागोजी का एक पार्ट जो है कर चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। कल एक पार्ट मैं और लेके आऊंगा आप सबके बीच में। 3 पार्ट में आपका कंप्लीट मैथ का जो पेडागोजी रहेगा थर्ड सेमेस्टर का वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चैप्टर चलेंगे, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कुल टोटल 14 चैप्टर हैं। 14 में से एक चैप्टर हमारा पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आगे के 13 दिन में हम जो है फाइनली एक चैप्टर पूरा मैथ को कंप्लीट कर लेंगे। और इस बार जो हमारा टारगेट रहेगा 25 में से 25 का टारगेट बना के हमको चलना है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। कल की जो बच्चे कल की क्लास नहीं देखे हैं वो सबसे पहले कल की क्लास देखेंगे ताकि उनको कोई समस्या ना हो ये अगली क्लास पढ़ने में, ठीक है। थोड़ा सा गले का इशू है, थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करिएगा। तो आज का पहला टॉपिक है कि गणित की पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं एवं गुण के बारे में हमको चर्चा करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक इन मैथमेटिक्स, इसके बारे में चर्चा करना है। बाकी के 3 टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये आज हमारा ये चौथा टॉपिक है, ठीक। इसमें गणित में पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनके दोष क्या होते हैं, इनके बारे में हमको चर्चा करना है। तो गणित पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रख करके जो है करना चाहिए। गणित का जो भी पाठ्यपुस्तक बनाना चाहिए उसमें क्या क्या मतलब सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं उसमें होनी चाहिए, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में देखना है हमको। पहला पॉइंट है कि गणित की पाठ्यपुस्तकों में गणित की आधारभूत ज्ञान जैसे सिद्धांत तथा मुख्य 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 तत्वों जिसको फैक्ट्स कहते हैं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये कक्षा के स्तर को देखते हुए भी होना चाहिए, हा? जटिल नहीं होना चाहिए। अब पता चला कि किसी आप छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसमें खूब जो है जटिल जटिल या कठिन जो है क्वेश्चन या कठिन स्तर के उसमें चैप्टर इंक्लूड कर दिया जाए तो पता चला बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो उसमें क्या करना है, पहली बात तो देखना है कि मुख्य मुख्य जो तथ्य होंगे, मेन मेन जो फैक्ट्स होंगे वो रहने चाहिए और हमेशा सरल रहना चाहिए। मतलब जो बच्चों का लेवल है, जो स्तर रहेगा उसके स्तर के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। लेवल को बहुत जटिल जो है नहीं रखना है। पाठ्य पुस्तक में दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जो चैप्टर हैं, जो पाठ है वो भी जो है उसमें होने चाहिए, ठीक है। चलिए ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक जब किसी कक्षा के लिए तैयार की जाती है तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, उस कक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाना है, जो कि मैं पहले बता दिया कि अगर आप स्तर देख रहे हैं तो स्तर को ध्यान में रखते हुए आपको पाठ्यक्रम बनाना है। ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम को स्तर को देखते हुए आप हाई लेवल कर दें जिससे जटिलता आए और बच्चों को परेशानी हो। पाठ्यक्रम के पश्चात पाठ्य वस्तु का चयन करना होता है। फिर जब पाठ्यक्रम बना लेंगे तो फिर उसमें पाठ्य वस्तु कौन कौन सी चीजें रखी जाए उसका चयन करना होता है। एक बार पाठ्य वस्तु छांटने के बाद फिर पाठ्य पुस्तक लिखी जानी चाहिए, है? कितनी कितनी प्रोसेस है जो पाठ्य पुस्तक बनाने के लिए आपको जो है पहले जो है आपको क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए उसमें भी जो है किसका किसका स्तर को ध्यान देना है, बच्चों के लेवल को ध्यान देना है। उसके साथ साथ लेवल को ध्यान देते हुए ये भी ध्यान देना है कि वह जो है जटिल शब्दों या जटिल स्तर के लेवल का क्वेश्चन जो है आपको नहीं देना है, एकदम सरल क्वेश्चन जो है उसमें रखना है। हाँ? पाठ्यक्रम जो इंक्लूड करना है वो सरल लेवल का रहना चाहिए, सिंपल, ठीक। अब पाठ्यक्रम हो जाएगा, फिर उसमें जो है आपको क्या रखना होगा, पाठ्य वस्तु रखना होगा कि उसमें पाठ्य वस्तुएं, अब पाठ्य वस्तुएं भी जो है स्तर को देखते हुए इसमें इंक्लूड करना है और सरल पाठ्य वस्तु भी रखनी है। इन 2 चीजों को कंप्लीट होने के बाद तब हम किसी भी पाठ्य पुस्तक को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप इतना समझ पा रहे होंगे, आसान चीजें हैं। आगे दिया गया है तीसरा पॉइंट, क्या दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक में केवल पुराने सिद्धांतों
एवं नियमों का संग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता चला भर भर के पुराने नियम जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, जो बहुत समय से परंपराएं चलती आ रही है, उसी को आप उसमें सिर्फ रखिए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको उसमें नवीन खोजों के आधार पर जो तथ्य फैक्ट या बन रहे हैं या अप्रत्यय जिसे कॉन्सेप्ट बोलते हैं, सम्मुख जो भी आ रहे हैं, तो उनका भी उल्लेख उसमें होना चाहिए। जो भी नए नए फैक्ट्स बन रहे हैं, जो नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं, उन चीज को ध्यान रखते हुए उसमें इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं है कि जो पूरी बात का तरीके से चला रहा है उसी को आप करिए। इसे छात्राओं के रुचि तथा जागृता रुचि और जागृता जागती है, इसलिए नवीन गणित की पुस्तकों में आधुनिक गणित का प्रयोग विशेष रूप से किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी नियम सिद्धांत जो पुराने रूढ़िवादिता तरीके से चले आ रहे हैं उनको ही सिर्फ नहीं रखना है, आपको उसमें नवीन खोज के आधार पर जो फैक्ट्स बनते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, उसमें इंक्लूड करिए। इससे ये इंटरेस्टिंग होगा और बच्चे आसानी से सीखने के लिए क्या होंगे, प्रेरित रहेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट दिया गया है क्या, कि प्रत्येक अध्याय के अंत में अध्याय से संबंधित प्रश्न होने चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट। आप टीचिंग करते होंगे उसमें जो लेसन प्लान बनाते होंगे, तो लेसन प्लान में लास्ट में आपको क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लिखने के लिए बताए। आप जब लास्ट में आपकी क्लास खत्म हो जाए तो आप जो है बच्चों से 4-5 क्वेश्चन जो भी आप उसमें पूछिए। तो उसी तरीके से इस बुक में भी वही होता है भाई, कोई चैप्टर शुरू हो रहा है उसमें अभ्यास के लिए लास्ट में आपको कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर मिलेंगे। इसके साथ साथ कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम्स था उनके अभ्यास एक्सरसाइजेज हो, जिससे छात्र का अध्ययन करने के पश्चात हल करने की कोशिश करें। भाई जब उसमें रहेगा तभी तो, कोई मान लीजिए कोई चैप्टर है मैथ का, नंबर सिस्टम है, मान लीजिए संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति के बारे में सब कुछ पढ़ लिए, संख्या क्या होती है, संख्या क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन संख्या होती है, सब कुछ पढ़ लिए। तो लास्ट में उसमें क्वेश्चन करने, मतलब लास्ट में कुछ प्रश्न भी रहने चाहिए अभ्यास के लिए, इससे बच्चे जो है हल करें या हल करने का प्रयास करें, उनकी मेंटल एबिलिटी क्या थोड़ी सी रेज हो, बढ़े। पांचवा पॉइंट क्या दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक में पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे अध्यायों में जो है बांटना चाहिए। ध्यान दीजिए कि पाठ्य पुस्तक में जो पाठ्य वस्तु है, जो चैप्टर होंगे, उनको छोटे छोटे अध्यायों में क्या होने चाहिए, बांटने चाहिए। छोटे छोटे चैप्टर्स में आपको बांटने चाहिए, जिससे छात्र विषय संबंधित ज्ञान को ठीक प्रकार से समझ सके। और इस प्रकार करने से छात्र को गणित का ज्ञान क्रमबद्ध और सही प्रकार से प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 है आपका कि पाठ्यपुस्तक में सूत्र, समीकरण, संबंध आदि की व्याख्या सरल ढंग से होनी चाहिए, जिससे छात्र क्या होना चाहिए, सही रूप से वो जो है क्या कर सकते, उसको समझ सकते। मतलब जो भी इसमें फार्मूलेज होंगे, इक्वेशंस होंगे, समीकरण होंगे, उन सब चीजों को क्या होगा, एकदम इजी लेवल पे रहना चाहिए, एकदम सरल भाषा में उसमें रहना चाहिए, ताकि बच्चों को समझने में क्या हो, आसानी हो। पॉइंट नंबर 7 क्या है, पाठ्य पुस्तक में उदाहरण स्पष्ट होने चाहिए। उदाहरण स्पष्ट होना चाहिए, कोई टफ तरीका नहीं उसमें अप्लाई करना है। इसके साथ ही साथ रेखा चित्र, आंकड़ों की भी तालिका आदि भी उपयुक्त स्थान पर हो, जिससे छात्र आसानी से पढ़ सके। ठीक है, उसमें जो तालिका वगैरह होना चाहिए उसका भी एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में कक्षा के हिसाब से भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि छोटी कलाओं में कठिन शब्दों के साथ पुस्तक की रचना होगी, छोटे स्तर के बच्चे अगर उसमें कठिन शब्द इंक्लूड कर दिया जाएगा, तब छात्र उनको पढ़ करके समझ नहीं सकेगा। इसलिए जो भी रहेगा, जो भी भाषा का प्रयोग होगा, सरल भाषा का प्रयोग होगा। पॉइंट नंबर 10 है कि पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में विषय में कक्ष अनुभवी लोग होने चाहिए। पता चला किसी को अनुभव ही नहीं है, वो अध्यापक किसी तरीके से बन गया है, तो अब वो किताब लिखने लगा, तो उसमें जो है तो ऐसे अध्यापक जो है किताब नहीं लिख पाएंगे। उसमें अनुभवी लोग चाहिए, जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस रहेगा, तब वो किताब लिख सकेंगे। पॉइंट नंबर 11 है कि छात्र की आम भाषा के रूप में पुस्तक का लेखन कार्य होना चाहिए। कि हमारा जो NEP है वो भी कहता है कि बच्चों को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। यहाँ पे वही कह रहा है, छात्र की आम भाषा के रूप में पुस्तक का जो है लेखन कार्य होना चाहिए। उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो कि वह समझ ना सके, और क्षेत्रीय भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कि ठीक, वो जो क्षेत्रीय भाषा चलती है वही जो है उसमें ही किताबें रहनी चाहिए, तब बच्चे उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ पा रहे होंगे आप लोग। आसान चीजें हैं, बहुत टफ चीजें नहीं है, इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक बार वीडियो फिर से डबल करके जो है आप देख लीजिएगा।
इसका पीडीएफ तो हालांकि मैं दे ही दूंगा, उसको भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं अगर आप वहां चाहें तो। अगला टॉपिक है हमारा अध्यापक मार्गदर्शिका। टीचर्स गाइड्स क्या होते हैं? टीचर एक तरीके से गाइड होते हैं, तो उनका क्या रोल होता है, इन सब चीजों के बारे में देखना है कि शिक्षक के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु का संसाधन होने के साथ साथ मार्गदर्शक और मानक स्टैंडर्ड का कार्य करती है। ठीक, बात समझिएगा। कह रहा है कि शिक्षक के लिए गणित की जो पाठ्यपुस्तक है, यहाँ पर टीचर की मार्गदर्शिका के रूप में हम किताब को यूज करते हैं। भाई अगर कोई भी अध्यापक पढ़ा रहा है तो किताबों को लेके पढ़ाएगा वो। किताब से क्या होता है, तो उसको मार्गदर्शन मिलता है कहाँ कि ये क्लास का बच्चा है, क्या पढ़ाना है, इसको कैसे पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, इन सब चीजों के बारे में हमको कहाँ से मिलता है, पाठ्यपुस्तक से ही मिलता है। वही कह रहा है कि शिक्षक के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक वस्तु के ऐसे संसाधन होने चाहिए के साथ साथ, अच्छा, संसाधन होने के साथ साथ मार्गदर्शक या मानक का भी कार्य करती है। सामान्य रूप में, आगे देखिए, सामान्य रूप में सभी और विशेषतः नए नए गणित शिक्षकों के लिए पाठ्यपुस्तक का एक सफल मार्गदर्शक का रूप में भी कार्य करती है। इससे शिक्षकों को अन्वेषण इंस्ट्रक्शन में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जो ज्ञान होता है, और शिक्षकों को पाठ्यपुस्तक से विभिन्न विधाओं, जो नए नए मेथड्स होते हैं उसका भी जो है उपागमी अप्रोचेस और कौशल जो स्किल्स होते हैं कि चयन में सहायता मिलती है। मतलब किताब रहेगा उसमें क्या होगा कि जो नए नए उसमें मेथड्स रहेंगे, जो विधाएं होती हैं, जो नए नए मेथड्स होंगे, जो नए नए अप्रोचेस होते हैं, जो नए नए स्किल्स होते हैं, उसका चयन करने में शिक्षक को क्या करती है, एक सहायता मिलती है। गणित की किसी भी इकाई यूनिट्स का विद्यालय स्तर पर किसी विशिष्ट प्रक्रम से अनुदेशन का कार्य किया जाता है। ठीक है, समस्या का समाधान हमें पाठ्य पुस्तकों से ही होता है। पाठ्य पुस्तक इकाई की विषय वस्तु के जिस मानक का निर्धारण करती है उसी का अनुसरण सभी विद्यालय में गणित शिक्षक और विद्यार्थी करते हैं। तो पाठ्य पुस्तक का जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, जो बना के आएगा, उसी का पालन जो है अध्यापक भी करता है, और उसी का पालन कौन करते हैं, शिक्षार्थी भी करते हैं। ठीक है, यही सब चीजें दिया गया है। आगे देखते हैं कि गणित की मार्गदर्शिका में निम्न सुझाव होने चाहिए। गणित की जो मार्गदर्शिका है उसमें क्या क्या सुझाव होने चाहिए, इन सब चीज के बारे में दिया, फटाफट देखा, छोटा छोटा है। पहला पॉइंट दिया गया है कि गणित की मार्गदर्शिका में अध्यापकों के लिए विषय सामग्री आधुनिक होनी चाहिए। आधुनिक होनी चाहिए। ठीक, मतलब गणित की मार्गदर्शिका में अध्यापकों के लिए विषय सामग्री, जो भी विषय सामग्री है वो आधुनिक होनी चाहिए, बहुत पुरानी लेवल की नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है कि उसमें अंतरराष्ट्रीय शब्दावली का उल्लेख भी होना चाहिए। पता चला ऐसा हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रह जाए, उसमें ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग किया जाएगा जो इंटरनेशनल लेवल पर उसको मान्यता मिली है। पॉइंट नंबर 3 है मार्गदर्शिका में छात्रों के रुचि के अनुसार विषय सामग्री होनी चाहिए। तो मैं पहले भी जानते हैं, जिससे अध्यापक उनको पढ़ करके छात्रों तक पहुंचा सके। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे हो गया है, यह अनुभवी व योग्य लेखकों द्वारा लिखी होनी चाहिए। यह अनुभवी व योग्य, हम पहले भी पॉइंट आया था कि जो भी किताबें लिखी जाएंगी वो एक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा ही लिखी जाएगी। पॉइंट नंबर 5 क्या है कि पाठ्य सामग्री इस प्रकार की होनी चाहिए कि छात्र उस पाठ्य सामग्री को अपने सामान्य जीवन में भी प्रयोग कर सके। ये भी इसी पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 6 है पाठ्य पुस्तक में अन्य संबंधित पुस्तक की जानकारी भी होनी चाहिए जिससे शिक्षक छात्रों को बता सके। पाठ्य पुस्तक में कुछ और भी उससे रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी भी होनी चाहिए। कोई टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी होनी चाहिए बुक में, पाठ्य पुस्तक में, जिससे जो अध्यापक है वो छात्रों को आसानी से बता सके। पॉइंट नंबर 7 है कि मार्गदर्शिका में आधुनिक खोजों के संबंध में भी जानकारी होनी चाहिए। जो भी आधुनिक फैक्ट्स बन रहे हैं, अप्रोचेस हो रहे हैं, उन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गणित मार्गदर्शिका में विषय सामग्री समृद्ध, सरल भाषा में और विस्तृत होनी चाहिए जिससे बच्चों को, किसी भी अध्यापक को बच्चों को बताने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कार्य पुस्तिका, वर्कबुक। देख लेते हैं वर्कबुक क्या होता है। कि प्रत्येक विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्य पुस्तिका की बौद्धिक आवश्यकता होती है, जिससे विषय से संबंधित पाठ्य पुस्तकें
थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं कि प्रत्येक विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक कार्य पुस्तिका का होना अति आवश्यक है। हाँ? अब उस जो कार्य पुस्तिका का है, अगर कार्य पुस्तिका की बात करेंगे तो उसका एक प्यारा सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक, कोई चीज अगर हम पढ़ा रहे हैं उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक जो है होनी चाहिए। गणित विषय को समझाने सामान्य के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है। जाहिर सी बात है, किसी को अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि इनमें संगठित ज्ञान एक स्थान पर शिक्षक पर मिल जाता है। इनसे ही छात्रों का कक्षा कार्य भी होता है, किसके द्वारा, पाठ्य पुस्तक के द्वारा। मतलब एक क्या होगा कि आप किसी भी प्रकार का समझिएगा, एक क्लास को सुचारू रूप से चलानी है तो अगर एक एज अ टीचर है तो आपके पास एक पाठ्य पुस्तक होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक एक संगठित रूप आपके पास रहेगा तो आप आसानी से और सरल भाषा में बच्चों तक अपनी बात को पहुंचा सकेंगे। पाठ्यक्रमों की आवश्यकता को देखते हुए पाठ्य पुस्तकों की रचना हुई है। जो भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता को देखते हुए पाठ्य पुस्तक की रचना हुई है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में ही पाठ्यक्रम पाए जाते हैं। गणित पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए कार्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। अब गणित को जो पाठ्यक्रम होंगे उनका ध्यान रखते हुए हम कार्य पुस्तक का निर्माण करेंगे, और समय निम्न सिद्धांतों का भी ध्यान हमको रखना चाहिए। अब उन जो आप कार्य पुस्तिका बना रहे हैं तो कार्य पुस्तिका में जो है कौन कौन से सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट दिया गया है कि गणित की पाठ्य पुस्तकों में गणित के आधारभूत ज्ञान जैसे सिद्धांत तथा मुख्य तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए, और ये कक्षा के स्तर को देखते हुए भी होना चाहिए। ये सब चीजें हम सब पढ़ चुके हैं, वहां पर आप बैठेंगे एक बार रिकॉल करेंगे फटाफट सब आपके दिमाग में आ जाएगा। हाँ, स्तर बहुत उनका जटिल नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में दैनिक जीवन के उपयोग में काम आने वाले पाठ होने चाहिए। सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक बार अगर आप इन चीजों को आराम से एक दूसरे से रिलेट करते हुए लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो जो आप पढ़े हैं वही वाला किसी में भी लिख देंगे, सही हो जाएगा आपका। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 2 दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक में केवल सिद्धांतों तथा नियमों का ही संग्रह नहीं होना चाहिए, वरन नवीन खोजों के आधार पर जो तथ्य और प्रत्येक कॉन्सेप्ट प्रमुख आते हैं उनका भी उल्लेख होना चाहिए। हाँ, ये भी सब चीज पहले बता चुके हैं, जिससे छात्रों में रुचि और उत्सुकता जागती है। इसलिए नवीन गणित की पुस्तकों में आधुनिक गणित का प्रयोग विशेष रूप से आवश्यक है। जो भी नई नई किताबें अगर प्रकाशित हो रही है, छप रही है, बन रही है, तो उसमें आधुनिक गणित का प्रयोग विशेष रूप से उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है कि प्रत्येक अध्याय के अंत में अध्याय से संबंधित प्रश्न भी होने चाहिए, और इसके साथ कुछ समस्याएं तथा अभ्यास हो जिनको छात्र अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात हल कर सके। ये भी पॉइंट हम जानते हैं। पॉइंट नंबर 4 है पाठ्य पुस्तकों में प्रश्नों का चयन अति लघु उत्तरी तथा एवं विस्तृत उत्तरी क्रम में होना चाहिए। भाई आप ये चीज आप जानते हैं, पहले क्या रहता है, अति लघु उत्तरी प्रश्न आता है, फिर लघु उत्तरी प्रश्न आता है, फिर विस्तृत उत्तरी प्रश्न पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 5वां है कि पाठ्य पुस्तक में पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे अध्यायों में बांटना चाहिए, जिससे छात्र सहित रूप से क्या कर सके, सीख सके। पॉइंट नंबर 6 है पाठ्य पुस्तकों में उदाहरण स्पष्ट रूप से होने चाहिए। इसके साथ ही रेखा चित्र, आंकड़ों की भी तालिका भी आदि रूप से होनी चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि बच्चों को समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ठीक। पॉइंट नंबर 7 है आपका कि पाठ्यपुस्तक में कक्षा के हिसाब से भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कठिन एवं क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना है। एक क्लिष्ट आ गया है, क्लिष्ट मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं टफ। टफ मतलब कठिन भाषा का प्रयोग जो है आपको नहीं करना, सिंपल भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है। आगे दिया गया है कार्य पुस्तिका को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है आपका ओरल वर्क, दूसरा दिया गया है रिटन वर्क। अब ओरल वर्क क्या होता है? ओरल वर्क ऐसा चीज होता है जैसे कोई भी प्रश्न ऐसा रहता है, आप छात्र से पूछे और छात्र जो है उसका ओरली आंसर दे दे बिना पेन और कॉपी को उठाए ही वो मौखिक रूप से आंसर कर देता है, वही अब क्या कहलाता है, ओरल वर्क कहलाता है। अब ओरल, अच्छा फिर आप रिटर्न वर्क में आप आ जाएंगे तो रिटर्न वर्क क्या होता है, जहां पर बच्चा मौखिक रूप से न करके वहां उसको पेन और कॉपी उठाने की जरूरत पड़ेगी और उसको बकायदा सॉल्व करके तब आपको जो है आंसर देगा, मतलब रिटर्न हैंड में आपको आंसर देगा। तो ओरल वर्क जो होता है, अच्छा इसमें इसी कुछ कमियां होती हैं ओरल वर्क का। ओरल वर्क जो होता है हमेशा जो है आप क्या कर सकते हैं कि कोई अगर सरल चीज रहेगा, सिंपल रहेगा, तब आप ओरल कार्य कर सकते हैं। पता चला कोई कैलकुलेटिव, कोई किसी ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत क्या है, कैलकुलेटिव है?
जो है बहुत कैलकुलेटिव है, तब उस कंडीशन में आप जो है ओरल का प्रयोग नहीं कर सकते, तब आपको वहां पर रिटन करना होगा, तब रिटन होगा, रिटन ही वर्क करना होगा। तब उसके लिए आप क्या करेंगे, बकायदा पेन उठाएंगे, कॉपी उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तब सॉल्व करेंगे। तो ओरल मतलब क्या होता है कि आप मौखिक रूप से किसी का जवाब दे देना। लिखित कार्य क्या होता है कि आप उसको बकायदा कॉपी पेन में लिख करके सॉल्व करके तब जो है आगे रिप्रेजेंट करना, ये आपका रिटन वर्क हो जाएगा। हाँ, ओरल वर्क के कुछ जो है लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। सीमाएं ये है कि ओरल वर्क को आप किसी आसान, कोई आसान चीज रहेगा, कोई आसान सिंपल चीज रहेगा, उसको आप आसानी से ओरली बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गए या कोई जटिल क्वेश्चन आ गया, कठिन शब्द आ गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है रिटन वर्क ही करना पड़ेगा। तो रिटन वर्क ज्यादा एप्लीकेबल होता है इन कंपैरिजन टू ओरल वर्क के, क्योंकि आप रिटन वर्क में आप सिंपल और टफ दोनों लेवल क्वेश्चन को आसानी से टच कर पाते हैं, लेकिन ओरल वर्क में सिर्फ आप सिंपल क्वेश्चन को ज्यादा प्रभावशाली समझते हैं। और आप जो टफ वाला क्वेश्चन रहेगा उसको उसके लिए उसको आप ओरली जो है आंसर नहीं कर सकते। उसके साथ अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, मतलब जो कोई मैथ में कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लगाने वाला है, उसको क्या करेंगे आप, ओरली तो नहीं बता सकते, उसके लिए आपको रिटन वर्क करना ही होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट होते हैं ओरल और रिटन के। आगे दिया गया है कि सहायक पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है, नेसेसिटी ऑफ सप्लीमेंट्री बुक्स। हम कोई चीज पढ़ते हैं, कोई क्लास कराते हैं, उस क्लास कराने के साथ साथ हमको कुछ सप्लीमेंट्री बुक्स की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उन्हीं के बारे में हमको डिस्कस करना है कि सहायक पुस्तक है, तो सप्लीमेंट्री जो बुक्स होते हैं जो कि टीचिंग को में सहायता करते हैं, उसके बारे में देखना है कि पाठ्य पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं मिल सकते हैं। विश्व में कि कौन कौन से आविष्कार प्रतिदिन हो रहे हैं, उसमें गणित का कितना योगदान है, इसको जानने के लिए अन्य पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है। उसी को क्या बोलते हैं, सहायक बुक्स, सप्लीमेंट्री बुक्स कहे जाएंगे। इन पुस्तकों को सहायक पुस्तकें कहेंगे। विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न पुस्तकों की आवश्यकता होती है। हर 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 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है आपको सहायक बुक्स की जरूरत पड़ती है। उच्च कोटि की गणित जानने के लिए उच्च कोटि की भाई अगर आपको हाई लेवल का मैथमेटिक्स जानना है तो आपको हाई लेवल की जो है सप्लीमेंट्री बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्राणी को हमेशा नए खोजों के संबंध में जानने की इच्छा होनी चाहिए, जानने की उत्सुकता रहती है, इच्छा होनी चाहिए। यदि प्रत्येक प्रकार के हल जानने के लिए हल उचित सहायक पुस्तकों का सहारा लेते हैं। हाँ, प्रत्येक प्रकार के जो भाई कोई भी डाउट्स हैं, उन डाउट्स का जो सोल्यूशन लेना होगा हम अलग अलग प्रकार के पुस्तकों का उससे कहते सहायता लेते हैं। इनको जानने के लिए तकनीकी पुस्तकों की भी आवश्यकता होती है। इनको जो भी जानना होगा तो उनके लिए आप टेक्निक्स जो बुक्स होते हैं उनको भी जानने की जरूरत पड़ती है, जिनसे छात्र अध्ययन करके गणित के तथ्य और उनके सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और कुछ पुस्तकें मासिक निकलती हैं और कुछ पुस्तकें वार्षिक होती हैं, नई नई खोजों का समावेश उसमें रहता है। कुछ लोग क्या होते हैं मंथली होता है, कुछ बुक्स जो है हर 6 महीने पे निकलता है, कुछ ऐसे बुक्स होते हैं एक तरीके से करंट अफेयर आप कह सकते हैं, कुछ बुक्स होते हैं जो एनुअली निकलता है। तो उससे क्या होता है वो क्या है, सहायक किताबें हैं, सप्लीमेंट्री बुक्स हैं, उससे हमको जो है नए नए चीजों के बारे में पता चलता है। सभी खोजों में गणित अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है, इसलिए गणित विषय का नई खोजों के बारे में इन सहायक पुस्तकों का होना अति आवश्यक है और इनको पढ़कर रहस्य जानकर छात्र अपने विशिष्ट स्थान जो है प्राप्त कर सकता है या बना सकता है। अगला पॉइंट है हमारा सहायक पुस्तकों की विशेषताएं और उनके प्रयोग। जो सप्लीमेंट्री बुक्स होते हैं उनके विशेषताएं क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ठीक उनका यूज कहाँ कहाँ है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। प्राचीन काल में गणित को सभी विषयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया था। प्लेटो, देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्लेटो ने क्या कहा कि अपने विद्यालय के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, अपने विद्यालय के बाहर एक बोर्ड लगा दिया और उसने कहा कि उसमें बोर्ड पे लिख दिया कि जिस बच्चे को जो है रेखा गणित नहीं आता है वो हमारे विद्यालय में दाखिला न ले। महान प्लेटो बहुत महान आदमी, अपने विद्यालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया कि बिना रेखा गणित के ज्ञान के इस विद्यालय में प्रवेश लेने का विचार ना करें। इतना महान, आप समझिए गणित कितना जो है, इतना प्लेटो महान दार्शनिक था, अपने विद्यालय के सामने लिख दिया बिना रेखा गणित के ज्ञान के आप हमारे विद्यालय में प्रवेश न ले।
तो इतना समझ सकते हैं जब इतने बड़े दार्शनिक और महान आदमी जब यह बात कर रहे हैं तो गणित हमारे लिए कितना जरूरी है। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन काल में ही गणित का कितना महत्व था, इसलिए गणित को सर्वश्रेष्ठ मानकर सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। नेपोलियन, अब देखिए ये भी जो है किसने बोला, प्लेटो ने। अब आ गए नेपोलियन। नेपोलियन जो एक शक्तिशाली शासक था तथा एवं सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी था, गणित के संबंध में कहा कि गणित से ही देश का जो है विकास हो सकता है और आप चाहे कोई और तरीका लें तो उससे जो है नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे। सहायक पुस्तकों की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। पहला पॉइंट देखेंगे कि प्रतिदिन होने वाली नई खोजों के संबंध में ज्ञान मिलता है सहायक पुस्तकों से। पहले बताएंगे नवीन ज्ञानों के बारे में सहायता मिलता है। पॉइंट नंबर 2, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त और भी बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं आप सप्लीमेंट्री बुक से। तीसरा पॉइंट है कि सहायक पुस्तकों से गणित के आमोद प्रमोद के बारे में छात्रों को जानकारी मिलती है। पॉइंट नंबर 4, गणित संबंधी प्रयोगात्मक पाठों का भी ज्ञान सहायक पुस्तकों में होता है। मतलब जो प्रयोगात्मक चैप्टर्स होते हैं, पाठ होते हैं, उनके बारे में जानकारी सहायक पुस्तकों से मिलता है। पॉइंट नंबर 5 है सहायक पुस्तकों से व्यवहारिक गणित का भी ज्ञान हमको मिलता है सप्लीमेंट्री बुक से। सहायक पुस्तकों का प्रयोग, सहायक पुस्तकों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट दिया गया है कि पाठ्य पुस्तकों में दिए गए पाठ का ज्ञान सहायक पुस्तकों में आसानी से हो जाता है, जिससे समझाने के लिए शिक्षक को आसानी भी होती है। कोई पाठ्य वस्तु अगर तो कोई समझा रहा है अध्यापक, तो जो सप्लीमेंट्री बुक्स होते हैं उसकी सहायता से जो है बच्चों को और आसान भाषा में समझाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 है प्रत्येक विषय की सहायक पुस्तकों से पाठ्यक्रम के संबंध में छात्रों को प्रयोगात्मक जानकारी भी होती रहती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है कि सहायक पुस्तकों में पाठ को रोचक एवं सरल ढंग से समझाया जाता है। जो सप्लीमेंट्री बुक्स होते हैं पाठ को एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से और अलग तरीके से समझाया गया रहता है, जिससे छात्र बिना शिक्षक के आसानी से समझ लेते हैं। अगर शिक्षक भी नहीं है उस समय तो छात्र जाएगा तो उसको आसानी से समझ सकेगा, उसके पास सप्लीमेंट्री बुक है। पॉइंट नंबर 4 है कि सहायक पुस्तकों से विद्यार्थियों में गणित के प्रति अभिरुचि का भी विकास होता है। अगर सप्लीमेंट्री, भाई जाहिर सी बात है अगर बच्चों को समझ में आ रहा है तो उनके प्रति उनका इंटरेस्ट जो है क्या होगा, बढ़ेगा। कक्षा में गणित के प्रश्न हल करते समय ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नियमितता, ईमानदारी तथा सत्यता आदि के प्रयोग में श्रद्धा रखता है कौन, सप्लीमेंट्री बुक्स। अगले पॉइंट है हमारा कि संदर्भ पुस्तकें और उनकी उपयोगिता। रेफरेंस बुक्स एंड यूजेस। आप जब 9th में जाएंगे ना, 9th के जो बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री बुक्स पढ़ते हैं। उनकी जरूरत पड़ती है, उसे उतना छोटे लेवल में रेफरेंस बुक और जो है सप्लीमेंट्री बुक्स तो नहीं मिलता है, लेकिन 9th और 10th के बाद जो है ये जो आपके कॉन्वेंट विद्यालय हैं, कानून विद्यालय वाले ऐसा लगाने लगे हैं, रेफरेंस बुक या सप्लीमेंट्री बुक्स का यूज करने लगे हैं वो। तो रेफरेंस बुक क्या होता है, सभी विषय एक दूसरे के अध्ययन को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से प्रभावपूर्ण है। मतलब सभी विषय एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, परंतु गणित का सभी विषयों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है। अगर सभी विषय क्या होते हैं एक दूसरे से चाहे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से प्रभावपूर्ण बनाता है। उसके साथ साथ गणित जो होता है एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से जो है हर सब्जेक्ट का संबंध होता है। ये मैं आपको कल के क्लास में बता चुका हूँ कि अन्य विषयों के साथ गणित का अपना एक अलग ही स्थान है। हमने बता दिया, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें, चाहे जियोग्राफी पढ़ें, चाहे साइंस पढ़ें, चाहे साइंस का चाहे जो पार्ट पढ़ें, हिस्ट्री जियोग्राफी, सब में जो है मैथ का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही पाठ्य पुस्तकों का लेखन होता है। उसके अतिरिक्त कोई भी उसमें कुछ लिखा नहीं जा सकता भाई, जो पाठ्यक्रम रहेगा उसके हिसाब से ही उसमें लिखा जाएगा। अतिरिक्त ज्ञान के लिए सहायक पुस्तकों की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम के अलावा अगर कुछ और आपको जानकारी करनी है, लेनी है, तो उसके लिए आपको जो सप्लीमेंट्री बुक्स है उसकी जरूरत पड़ेगी, आपको सहायक पुस्तक की जरूरत पड़ेगी। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को प्रेरित करे कि पुस्तकालय में उपलब्ध जो पुस्तक है उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए होती है और वे उनका पुस्तकालय में जा करके अध्ययन करेंगे। और छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह समाचार पत्रों व चिन्हों के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा उनका मार्गदर्शन करें।
बड़े बच्चों को बोलें, जो बड़े लेवल के बच्चे हैं उनसे उनको बोलें कि लाइब्रेरी जो खुली है, पुस्तकालय आपके लिए ज़रूरी है, वो बैठे जाएँ पुस्तकालय में पढ़ें बैठें और अलग-अलग प्रकार के बुक्स को पढ़ें। जो छोटे तबके के बच्चे हैं उनको जो है चित्रों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जो है उनको समझाने का प्रयास करें या उनका मार्गदर्शन करें। अगला पॉइंट कि सहायक पुस्तकें उनके भावी जीवन को अच्छा बनाने में सहायक होती हैं। जो सहायक पुस्तकें होती हैं वो बच्चों के जीवन को भावी बनाने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है, कौन कौन से, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। शिक्षार्थियों को समझने में अभिरुचि और इनसे प्रवृत्ति हासिल होती है सहायक पुस्तकों से। ठीक, रेफरेंस बुकें जो होती हैं, विषय ज्ञान में अभिरुचि और उसके अधिगम के अनुरक्षण में प्रवृत्ति आती है। पॉइंट नंबर तीसरा है भारतीय गणित का आधुनिक प्रौद्योगिकी से संबंध स्थापित करने की भी जिज्ञासा जिज्ञासा जागृत होती है। पॉइंट नंबर 4 है आपका शिक्षण सामग्रियों, विधियों, तकनीकों, कौशलों के उपयोग में कुशलता होती है। 5वां पॉइंट है गणित को आकर्षक विषय बनाने में सिद्धहस्त होती है। कौन सी? सप्लीमेंट्री बुक्स होती हैं, जो रेफरेंस बुक्स होती हैं। रेफरेंस बुक और सप्लीमेंट्री दोनों बुक्स जो होते हैं गणित को क्या होते हैं, सहायक बनाने, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हेल्प करती हैं। गणित की आधुनिक दार्शनिक विचारधाराओं को परिप्रेक्ष्य में गणित के संप्रत्यय का पूर्ण बोध भी मालूम होता है। जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक, आगे है शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री। ठीक है, तो जानते हैं कि भाई ऐसे कौन सी सामग्री है जो कि टीचिंग को क्या करता है कि सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। ठीक है, शिक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं होता है जबकि उसका अधिगम ना हो, जब तक उसका क्या हो, अधिगम ना हो। जब तक उसका क्या हो, अधिगम ना हो। इसका सेंस क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई शिक्षण हम करा रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे जब तक वो अधिगम मतलब होता है सीखना, जब तक बच्चे उसको प्रॉपर तरीके से सीख नहीं जाएंगे तब तक हमारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हम कितना भी पढ़ाएं, हम बोलते चले जा रहे हैं, नए नए टेक्निक्स, नए नए अप्रोचेस बताते चले जा रहे हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों को उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तब उसका शिक्षण का कोई मतलब वहाँ पे नहीं होता है। शिक्षण का मतलब वही होगा जब बच्चे उसको क्या कर ले, अधिगम कर लेते हैं, सीख लेते हैं। शिक्षक चाहे जिस विधि से शिक्षण करे, चाहे जिस युक्ति का प्रयोग करे, पर यह समझा ये जाता है कि प्रायः सीखने वाले को पाठ्य सामग्री स्पष्ट नहीं हुई। अब कोई भी चीज आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, तो यही समझा जाएगा कि आपने पढ़ाने के लिए जो पाठ्य सामग्री का यूज किया है वो जो है चीजें अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं होने का सेंस है कि देखने में नहीं अच्छी है, मतलब आप जिस टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, जो पाठ्य सामग्री का यूज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, जिससे बच्चे अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, उनको अधिगम करने में समस्या आ रही है। अतः बच्चों को पाठ्य सामग्री का स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए अनेक साधन जैसे श्यामपट्ट, वास्तविक वस्तुएं, मॉडल, चित्र, मानचित्र आदि का प्रयोग किया जाता है। आजकल शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक अन्य साधन का भी प्रयोग किया जाता है। कौन कौन? जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चे अधिगम आसानी रूप से करते हैं। वस्तुरूप इन सभी साधनों को ही शिक्षण सहायक साधन या शिक्षक सामग्री जो है कही जाती है। ये सब चीजें देखिए सब जानते हैं, आप इसको आसानी से लिख भी लेंगे। इस सहायक सामग्री का तात्पर्य उन शिक्षण उपकरणों से है जिनका कक्ष में प्रयोग करने से छात्र देखने और सुनने इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने का जो है अवसर प्राप्त होता है। भाई शिक्षण सामग्री जो होती है वो अधिगम करने में बच्चों की मदद करती है। दृश्य और श्रव्य सामग्री का मनोवैज्ञानिक आधार पर एक इंद्रिय के बजाय इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर भी मिलता है, जिससे बालक उस ज्ञान को अस्थायी रूप से अपने मस्तिष्क में धारण करता है। चित्र के माध्यम से कोई चीज, चित्र के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से या टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अगर किसी बच्चों के सामने कोई चीज प्रस्तुत किया जाता है तो वो चीजें बच्चे के दिमाग में पूरी तरह से क्या जाती है, बैठ जाती है। देखिए यहाँ पर एक मैकोन एक जो है मैथमेटिशियन है, वह रॉबर्ट्स के अनुसार शिक्षक इन उपकरणों का प्रयोग के द्वारा बालक एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग मिलाकर पाठ्यपुस्तक को सरल, रुचिकर, स्पष्ट और प्रभावशाली एवं अस्थायी बनाता है। जो भी ये शिक्षण सामग्री होती है इनके माध्यम से, देखिए मैकोन और रॉबर्ट्स के अनुसार है ये कि शिक्षक के इन उपकरणों के द्वारा, जो भी दृश्य उपकरण है या अदृश्य उपकरण है या सामपट कुछ भी हो गया, चित्र के माध्यम से कोई भी चीज, जो भी उपकरण का प्रयोग कर रहा है अध्यापक,
उससे क्या होता है, बालक उसका प्रयोग करके जो है पाठ्यपुस्तक को सरल, रुचिकर, स्पष्ट, प्रभावशाली और अस्थायी बनाता है। कितने ही विषयों पर वो जो पाठ्य पुस्तकों में नहीं होते हैं उनमें प्रकाश डाला जा सकता है, किसके माध्यम से ना, इस शिक्षक सामग्री के माध्यम से। इसी प्रकार फ्रांसिस डब्ल्यू नील, देखिए ये भी एक जो दार्शनिक है, फ्रांसिस डब्ल्यू नील के अनुसार क्या होता है कि शिक्षा योजना की आधारशिला अच्छा अध्यापन है। दृश्य श्रव्य प्रशिक्षण सामग्री उस आधारशिला का अभिन्न अंग माना जाता है। दृश्य सामग्री मतलब जो दिखे, अदृश्य मतलब जो दिखता नहीं लेकिन उनको पढ़ाने में क्या होता है, उनका बड़ा रोल होता है बच्चों को समझाने में। अगला पॉइंट है कि इगरडेल, ये भी मैं दार्शनिक है, इनके बारे में लिखते हैं कि चूंकि दृश्य श्रव्य सामग्री प्रत्यात्मक विचार का आधार प्रस्तुत करता है, अर्थात अर्थपूर्ण साहचर्य को अधिक सबल बनाने में अधिक सहायता पहुंचाती है, इस प्रकार मौखिक अध्यापन के लिए औषधि सिद्ध होते हैं। जो अगर मौखिक अध्यापन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है ये शिक्षण सामग्री आपके लिए औषधि का काम करेंगे। आगे कि दिया गया है कि अंतिम पॉइंट है शायद हमारा आज का, कि गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व क्या होता है, क्या क्या महत्व होते हैं, इन सब के बारे में हमको देखना है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के का अग्रलिखित महत्व है, ठीक है। इसके बारे में हम जो है समझते हैं। ये चीज अननेसेसरी आ गई है इसलिए इसको हटा देते हैं। चलिए आगे पॉइंट नंबर पहला है हमारा कि इसके उपयोग से गणित शिक्षण सरल एवं रोचक बनता है। अगर आपके पास शिक्षण सामग्री है तो उससे गणित शिक्षण क्या हो जाएगा, सरल और रोचक बनेगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है, ये छात्रों को सफलतापूर्वक ज्ञान प्राप्त करने में भी सहायक करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इनके अभाव में शिक्षण कार्य का सफलतापूर्वक आगे बढ़ना थोड़ा सा क्या होता है, कठिन हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 क्या है, केवल मौखिक उदाहरणों से ही किसी तथ्य की इतनी सरलता से स्पष्ट नहीं होती, उसके लिए अगर आप शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे तो बच्चा उसको आसानी से क्या करेगा, एक्सेप्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 5 है कि सहायक सामग्री के प्रयोग से छात्रों का ध्यान पाठ पर केंद्रित रहता है। अगर इसे मान लीजिए हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, अब इसमें तमाम चीजें को अच्छे कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर हम पिक्चर चित्र वगैरह दिखाएंगे तो बच्चे उस पर कंसंट्रेट रहता है, उनका कंसंट्रेशन बना रहता है और उसको आसानी से क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 6 है आपका सहायक सामग्री छात्रों में निरीक्षण करने की भी शक्तियों का जो है क्या करती है, विकास उसमें करती है। ठीक, आगे चलते हैं। सहायक सामग्री के प्रकार, सहायक सामग्री के प्रकार क्या होते हैं। सहायक शिक्षण सामग्री को प्रकार और प्रयोग के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। एक तो दृश्य साधन बांटा गया है, विजुअल एड्स बांटा गया जिसमें क्या क्या आते हैं, क्या क्या आएगा, चित्र आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, इसको जरूर आप याद रखिएगा, ये ट्रिपल स्टार कर लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दृश्य साधन शिक्षण सामग्री में को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। दृश्य साधन है, दृश्य साधन में क्या आएगा, विजुअल जो होते हैं, चित्र होता है, चार्ट पेपर होता है और मॉडल पेपर होता है। मॉडल कोई चीज किसी का मॉडल आ जाएगा तो उससे आप आसानी से बता सकते हैं। श्रव्य साधन में क्या आएगा, और ऑडियो एड्स में क्या आएगा, एड्स में टेप रिकॉर्डर आएगा, रेडियो आएगा, ग्रामोफोन, ये सब आते हैं, इसमें आएंगे श्रव्य साधन में। और श्रव्य दृश्य साधन मतलब सुनने वाले और देखने दोनों एक साथ वाले साधन कौन कौन से आएंगे, टेलीविजन, वीडियो, सिनेमा, ये सब किसमें आएंगे, आपके श्रव्य और दृश्य साधन में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे कुछ और पॉइंट बचे हैं, देख लेते हैं फटाफट, आज ये क्लास खत्म करते हैं। कि मुख्य रूप से जिन सहायक सामग्री का गणित में उपयोग होता है उनका वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला पॉइंट दिया गया, मतलब इसमें एक चीज दिया गया है कि आप गणित में शिक्षण सामग्री में किस किस साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंट दिया गया, इसे फटाफट बताते हैं। ये आपकी आखिरी क्लास हो, आखिरी नहीं, ये आज की लास्ट टॉपिक है। उसके बाद कल एक और पेडागोजी क्लास रहेगी, उसके बाद हमारा पेडागोजी कंप्लीट मैथमेटिक्स की खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हमारा। श्यामपट्ट व चाक, ये तो अगर हम प्राचीन समय मतलब बहुत समय पहले की बात अगर से देखा जाएगा तो ये जो चाक और डस्ट और श्यामपट्ट वाली मेथड है, ये बहुत भारत में बहुत प्राचीन समय से चलती आ गई। हालांकि अब तो तमाम व्हाइट बोर्ड आ गए हैं, ग्रीन बोर्ड आ गए हैं, मार्कर आ गया है, अब तो डिजिटल बोर्ड में लोग पढ़ा रहे हैं। अब तो हर जगह डिजिटल बोर्ड आपको मिलेगा, एक अलग ही जो है स्टाइलस आ गया है। तो अब जैसे समय बीतता गया, लेकिन अगर इस चाक और डस्टर, आज भी लोग चाक और डस्टर बहुत बड़े पैमाने पर यूज करते हैं। आप विद्यालयों में चले जाएंगे, स्कूलों में चले जाएंगे तो वहां पर चाक और डस्टर का यूज हो रहा है। और यह जो श्यामपट्ट और जो
चाक का यूज हो रहा है, यह बहुत पुरानी परंपरा है, भारत में बहुत पहले समय से चली आ रही है। दूसरा दिया गया है वास्तविक वस्तुएं, रियल ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई चीज ऐसा होता है जैसे कोई चीज आपको किसी बच्चों को समझाना है तो कोई रियल ऑब्जेक्ट जो है लेके आप जो है समझा सकते हैं। जैसे इनफैक्ट कोई वस्तु है, जैसे आप ज्यामिति आपको पढ़ाना है या फिर कोई शेप वगैरह बताना चाहते हैं तो उसी शेप का कोई एक वस्तु आप बच्चों को दिखा सकते हैं। क्या देखिए ये रेक्टेंगल होता है, ऐसा होता है, ये स्क्वायर ऐसा होता है, ट्रायंगल होता है। मतलब वास्तविक वस्तु का सेंस ये है कि मतलब वो चीजें वास्तविक रूप से आप उसको सामने दिखा दीजिए। अगर ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं तो ट्रायंगल नुमा एक चीज आप जो है बच्चों को दिखा दीजिए। मतलब वास्तविकता, मतलब वस्तु एकदम जैसे जो चीज पढ़ा रहे हैं वही चीज आप बच्चों को एकदम सामने से दिखा दीजिए। और तीसरा दिया गया है प्रतिमूर्ति। प्रतिमूर्ति क्या होता है कि बहुत कभी कभी बहुत सारे ऐसे स्थितियां आती हैं, ऐसे कंडीशंस आते हैं कि कुछ हमको बच्चों को दिखाना रहता है, बच्चों को दिखाना रहता है, लेकिन वो साइज और आकार में इतने बड़े होते हैं कि भाई हम उसको इसमें नहीं दिखा सकते। ऐसे एग्जांपल की अगली हम ताजमहल देखें, ताजमहल हम बना देते हैं, छोटा सा रिया ताजमहल बनेगा कैसे, लिख ही देते हैं, मिट जा भाई। हाँ चलिए, जैसे आपको ताजमहल जो है बच्चों को दिखाना है, हाँ, ताजमहल के बारे में पढ़ाना है, तो अब यहाँ से तो ताजमहल आपको दिखा नहीं सकते, अब उतना बड़ा है। अब वास्तविक में क्या होता है कि चीजों को हुबहू वैसा ही दिखाना, लेकिन प्रतिमूर्ति क्या होती है, मॉडल्स क्या होता है कि ताजमहल हमको बताना है बच्चों को, तो ताजमहल का एक मॉडल, छोटा सा ताजमहल आप घर में रखे हैं तो मॉडल टाइप का है, वही आप बच्चों को दिखा दिए कि भाई हाँ ये ताजमहल है, ऐसा होता है। ठीक, या फिर जैसे मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। मैथमेटिक्स में अगर कोई जो है चार्ट वगैरह कोई या फिर ज्यामिति का कोई जो है, जैसे ट्रायंगल के ही दे लें तो ट्रायंगल बच्चों को पढ़ा रहा है तो कोई छोटा मोटा ट्रायंगल हमारे पास रहेगा, हाँ देखिए ये ट्रायंगल होता है, ये रेक्टेंगल होता है। आप जैसे इस कोई भी जैसे स्केल वगैरह होता है, प्रकार होता है ना, प्रोटेक्टर वगैरह होता है, उसको भी आप आसानी दिखा दें। देखिए अगर प्रोटेक्टर की बात की जाए, अगर प्रोटेक्टर के बारे में बता रहे हैं और उसको डायरेक्ट वही प्रोटेक्टर दिखा देंगे तो वो वास्तविक वस्तुओं में आएगा। लेकिन अगर कोई वस्तु ऐसी चीजें हैं जिसका आपके पास मतलब पर्याप्त रूप से उसको सामने से नहीं दिखा सकते, लेकिन उसका मिलता जुलता जो है आप कोई चीज बनाकर उसको दिखा सकते हैं, उसकी एक प्रतिमूर्ति, एक मॉडल बनाकर बच्चों दिखा सकते हैं, तो वो क्या आपका किस में आएगा, प्रतिमूर्ति में आएगा। मतलब वास्तविक वस्तु जो हुबहू वही दिखा दे, और मॉडल्स मतलब क्या, तो उसी से मिलता जुलता, उसे रिलेटेड करके किसी वस्तु को बच्चों को बताना। पॉइंट नंबर 4 है चित्र, चार्ट और रेखा चित्र, पिक्चर्स, चार्ट्स एंड स्केचेस एंड डायग्राम्स। मतलब कोई वस्तु समझाना है किसी चीज को तो उसको चित्र के माध्यम से समझाएंगे, चार्ट, रेखा चित्र, सब आप खैर समझ रहे हैं। ग्राफ पेपर भी बनता है, ग्राफ के माध्यम से जो है बच्चों को किसी चीज को समझा देना, ये सब चीजें होती हैं। टेप रिकॉर्डर, कोई वस्तु जो है कोई चीज पढ़ा रहा है तो उसको टेप करके, टेप रिकॉर्डर में टेप करके बच्चों को बताना। रेडियो का प्रयोग करके बच्चों को समझाना, हाँ, टेलीविजन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, फिल्म या चलचित्र के माध्यम से पढ़ाना। गणित के अभिन्न उपकरण का भी प्रयोग करना। अभिन्न उपकरण में क्या क्या आएंगे, जैसे आपका स्केल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्केल आ जाएगा, फिर प्रोटेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रोटेक्टर आ जाएगा, हाँ? फिर ये आ जाएंगे आपके पेंसिल्स आ जाएंगे, हाँ, उसमें तमाम जो राउंडर्स आते हैं, राउंडर गोला प्रकार जिसको बोलते हैं, राउंडर आ गया। तो इन सब चीजों का जिनके प्रयोग से हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं उनको आप क्या कहेंगे, गणित के विभिन्न उपकरण कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैथमेटिक्स कहेंगे। इन सब चीजें क्या होती है, शिक्षण सामग्री है जो कि शिक्षण को जो है क्या कहते हैं, सुचारू रूप से, आसानी से रूप से बनाती है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा हो गया है फिनिश। हमारा टॉपिक आज का फाइनली खत्म हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। कल हमारी पेडागोजी की आखिरी क्लास होगी। हम आपको बोलते 5 क्लास में कंप्लीट होगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा वीडियो बना बना करके हम 3 ही क्लास में इसको फाइनली कंप्लीट कर देंगे। और लास्ट टाइम एग्जाम मतलब कभी भी डेट आ सकती है उसकी, तो अभी से प्रिपरेशन करना है हमको। इस बार जो हमारा टारगेट 25 में से 25 का है वो जरूर हम अचीव करेंगे। और बाकी बचेंगे, इसके अलावा फिर 13 चैप्टर बचेंगे। तो एक दिन में जो बड़े चैप्टर रहेंगे वो 2 दिन का समय लूंगा, क्योंकि मैं एकदम आसान, अगर आपको कुछ भी नहीं आता रहेगा, आपको अगर कुछ भी नहीं आता रहेगा तभी भी आप आगे के जो 13 चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अगर आपको ना आता तो आप बोलिएगा। आप अगर मैथ में कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप एक अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, एटलीस्ट आप 25 में से 25 का दावा तो कर ही सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।